प्यारे बच्चों, उरूज एकेडमी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जमात दहम की 10वीं जमात की उर्दू की दरसी किताब से हिस्सा नज़्म का मुताला कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सहने चमन की सैर ये नज़्म हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले इस नज़्म के 2 वीडियो हम लोगों ने देखा है। पहले वीडियो में हमने देखा कि मसनवी किसे कहते हैं, है ना? सहने चमन की सैर ये एक मसनवी है जो आदिल नागपुरी ने लिखी हुई है। तो हमने देखा कि मसनवी किसे कहते हैं। उसके बाद पहले वीडियो में हमने कुछ नए अल्फाज को भी समझा था। फिर दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि सहने चमन की सैर इसके मतन को समझा है, अशार की तशरीह की है और ये इस सिलसिले का तीसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो 2 वीडियो देखें और उसके बाद इस तीसरे वीडियो पर आएँ। ये इस सिलसिले का तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग मशक़ी सरगर्मियों पर गुफ्तगू करेंगे। मशक़ी सरगर्मियों पर को हल करने की हम लोग कोशिश करेंगे, सवालात को समझेंगे। जब भी आप मशक़ी सरगर्मियाँ हल कर रहे हैं, पहले आपका अपना जवाब तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी सरगर्मी वहाँ पर आ रही है मश्क में आपके, तो आपका अपना हल आपके पास होना चाहिए। ज्यों का त्यों आप अगर देख कर लिखने की आप आदत डालेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है? तो मशक़ी सरगर्मियों को जब भी हम हल कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपने जवाबात खुद से लिखें। मैं भी यहाँ पर आपको सवाल हल करने में कैसे रहनुमाई करूँगा, तो अपने साथ पेन, पेंसिल, बयाज लेकर बैठें, दरसी किताब लेकर बैठें और साथ-साथ मेरे लिखते चलें। ठीक है? चलिए, तो मशक़ी सरगर्मी में सबसे पहला सवाल आपके लिए पहली सरगर्मी है, शायर के तारुफ़ के लिए ज़ेल का शफ़क़ी ख़ाका मुकम्मल कीजिए। देखिए, एक ख़ाका दिया हुआ है इस तरीक़े से जिसमें शायर है, उनके नाम, पैदाइश, मुलाज़िमत और तख़ल्लुस। इसको आप क्या करना है, आपको मुकम्मल करना है। ठीक है? तो तारुफ़ वाला हिस्सा तो आपकी दरसी किताब में भी मौजूद है। तो शायर कौन है? आदिल नागपुरी है, लेकिन उनका असली नाम क्या था? सैयद अब्दुल अली था। ठीक है? पैदा कब हुए? 1823 में नागपुर में पैदा हुए। ठीक है? मुलाज़िमत कहाँ पर थी उनकी? तो रघुजी राजे सूबम के इंतज़ामिया में वो क्या थे? मुलाज़िम थे और उन्हीं के दरबार से मुताल्लिक़ क्या किया उन्होंने? ये मसनवी लिखी है। अब अगली बात आती है तख़ल्लुस। तख़ल्लुस किसको कहते हैं पहले आप समझ लीजिए। तख़ल्लुस मतलब शायर का नाम होता है। शायर अपना असली नाम ना इस्तेमाल करते हुए शायरी के लिए एक मख़सूस नाम चुनता है। उसे हम क्या कहते हैं? तख़ल्लुस कहते हैं। तो आदिल सैयद अब्दुल अली ये इनका असल नाम था और शायरी के लिए इन्होंने कौन-सा नाम इस्तेमाल किया? आदिल। देखिए, तख़ल्लुस की पहचान ये है कि उस पर इस किस्म का निशान होता है। वो शायर का क्या कहलाता है? जिस भी नाम पर ये निशान रहे वो शायर का तख़ल्लुस कहलाता है। ठीक है? लिख लीजिए आप लोग। अगली सरगर्मी है शायर के लिए दिल का मशवरा तहरीर कीजिए। है ना? मसनवी के अंदर देखिए सहरे चमन में 2 चीज़ों की गुफ्तगू बताई गई है ना? दिल की एक तकरार दिल की एक मशवरा है और दिमाग का एक मशवरा है, खिरद आया है उसमें। तो दिल क्या कह रहा है? शायर को दिल ने क्या मशवरा दिया है? क्या कहा था शायर को दिल ने? कि चलो अभी क्या करो बाग़े चमन की सैर चमन कीजिए। ठीक है? दिल मशवरा दिया कि भई कब तक आप घर में क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। अपनी तबीयत को आप कब तक मलाल में रखेंगे? तो इसलिए क्या करो खुली फ़िज़ा में निकल कर चमन की सैर कीजिए। सरू व सुमन की खूबसूरती का नज़ारा कीजिए। मौसम बहार, गुल लाला की खूबसूरती पर नज़र डालिए। कब तक आप घर में बंद रहेंगे? ठीक है? ये मशवरा कौन दिया था शायर को? दिल ने दिया था। अगली सरगर्मी है दिल के मशवरे की मुख्तसर वजह लिखो। क्यों मशवरा दिया दिल ने ये शायर को? बताइए आप भी सोचिए। नज़्म पढ़े हैं हम लोग, न तो एक बार और नज़्म पढ़िए आप, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है? क्यों दे रहा है कि चमन में क्या है हर सू बहारें छाई हुई हैं। बराबर? सुबह की हवा क्या है नसीम सहर का आ गया फ़िज़ा को मुअत्तर किए हुए है। फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। तो बागों की बहारें क्या करती हैं? दिल को ताज़गी बख्शती हैं। तरावद्दहे दिल, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है नज़्म में ना, दिल को ताज़गी बख्शती हैं। ठीक है? और दूसरी बात क्या है? अपने दोस्तों और साथियों को लुत्फ़अंदोज़ करती हैं। परिंदों की चहचहाहट सारे गम और परेशानियों को दूर करती हैं। इसीलिए क्या किया है? दिल ने सहने चमन की सैर का मशवरा दिया है शायर को। ठीक है? शेर हो गया, पर शायर का दिल कीजिए इसको। अगला, चमन में गुल व गुंचा और क्यारियों की कैफियत को बयान कीजिए। शायर ने नज़्म के अंदर देखिए बाग के मंज़र की बहुत अच्छी मंज़र निगारी की है। तो उसमें गुल और गुंचे की और क्यारियों की क्या कैफियत है?
क्यारियों के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया नज़म में? खियाबान इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। गुल और गुंचा को किससे उन्होंने तशबीह दी है, ठीक है। किसके मानिंद नज़र आ रहे हैं? जाम और मीना की मानिंद नज़र आ रहे हैं। कौन? गुल और गुंचा, ठीक है। और चारों तरफ सब्ज़ेज़ार मौजूद है, जो क्या कैसे नज़र आ रहे हैं? जैसे सुराही पर नक्श व निगार होती हैं, वैसे ही उनकी भी सब्ज़ेज़ार की क्या होती है? बनावट नज़र आ रही है, ठीक है। फूलों की क्यारियों में मुअत्तर हवा मस्ताना अंदाज में घूम फिर रही है। क्यारियों में खियाबान में कौन है? मुअत्तर हवा, सबा नाम दिया गया है, देखो, है ना। और उनका अंदाज कैसा है? मस्ताना अंदाज में वो क्या कर रही है? घूम फिर रही है, ठीक है। लिख लीजिए आप इसको। चमन में बुलबुल और सबा की हालत बयान कीजिए। क्या है? बुलबुल क्या कर रहे हैं? बुलबुलों की आवाज़ है, तो क्या करते हैं वो? तमाम गम और मलामत को दूर करती है। सबा की क्या हालत है? सबा मस्ताना अंदाज में फूलों की क्यारियों में घूम रही है, ठीक है। शायर को अकल की दी हुई नसीहत कलम बंद कीजिए। यहाँ पे शेर हो गया, देखिए शायर कर लीजिए, यहाँ पे गलत है। शायर को अकल की दी हुई नसीहत कलम बंद कर दे। पहले दिल ने एक मशवरा दिया। देखो, मशवरा और नसीहत में फ़र्क होती है ना। मशवरा ऐसा कोई भी दे सकता है, जब मशवरा जज्बाती हो सकता है, उसमें आपका फ़ायदा और नुकसान नहीं देखा जाता, बल्कि जज्बाती अंदाज में सोचा जाता है। तो अक्सर दिल क्या करता है? आपको जज्बाती मशवरे देता है, लेकिन अकल क्या करती है? नसीहत करती है। नसीहत क्या करती है? नसीहत जिसमें आपका फ़ायदा होता है, ठीक है। जज्बात से परे होकर नसीहत करती है। तो शायर को अकल ने एक नसीहत दी थी। क्या नसीहत की थी उन्होंने? ठीक है। अकल पहले तो क्या हो गया? आशफ्ता दिल से शायर को मशवरा दिया कि तू बहुत नादान और अबला है, ठीक है। कहाँ दिल की बातों में आ जा रही कि ठीक है भाई, चमन की जो सैर है वो दिलरुबा है, लेकिन ये गरीबों का काम नहीं है, ये सिर्फ अहले बरगो नवा यानी अमीर लोगों को ज़ैब देती है। मुफली से बंदे दामे अना यानी गरीब मुसीबत परेशानी घिरे हुए लोगों को ये ज़ैब देती क्या? ये ज़ैब नहीं देती है। इसलिए जो बाग की जो सैर है, सैर चमन का जो मशवरा है, उसको आप क्या करो? तर्क कर दो। ऐसा किसका कहना है? अकल का कहना है। खीरत ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसके लिए, ठीक है। अकल के मुताबिक सैर चमन जिनके लिए ममनू है, उनके नाम लिखिए। सवाल को 2 से 3 बार पढ़ना ज़रूरी है। ममनू यानी मना किया गया। अभी अकल ने कहा, देखो किसके लिए है? सैर चमन जो है अहले बरगे नवा के लिए यानी अमीर लोगों के लिए। फिर किसके लिए नहीं है? किसके लिए नहीं है? तो कहा गया गधा के लिए नहीं है ना, गरीब लोगों के लिए नहीं है। मुफलिस से बंदे दामे अना परेशानी में घिरे हुए लोगों के लिए बाग़ चमन सैर चमन है क्या? नहीं है, इनके लिए ममनू है, ठीक है। अभी देखिए, हम लोग इनसे पहले पढ़ा है सनत तशबीह। नज़म से सनत तशबीह का शेर तलाश करके लिखिए। कभी भी जो है तशबीह का शेर पहचानना कैसे, मैंने बताया। उसके अंदर जैसे, की तरह, मानींद, जो अल्फाज तशबीह के हरफ तशबीह जो होते हैं, उनको अगर आप पहचानेंगे, उनको आप याद रखेंगे, तो तशबीह का शेर भी पहचान में आता है। आप एक बार नज़्म को देख लीजिए और ढूंढिए उसमें ऐसे कुछ लफ्ज़ आए हैं क्या? मानींद, तरह, ठीक है। एक शेर देखिए, मैं बताता हूँ। गुल व गुंचा है सूरत जाम व मीना, रविश अक्स सब्जा से है जू नक्श मीना। यहाँ पे सूरत जाम, सूरत यानी मानिंद, की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये तशबीह वाला शेर है। अब कैसी तशबीह दी हुई है? इस तरह से तशबीह आपको करते आना चाहिए। इसमें मुशब्बा कौन है? किसको तशबीह दी गई है? गुल और गुंचा को तशबीह दी गई है। जिसको तशबीह दी गई है वो क्या कहलाता है? मुशब्बा कहलाता है, ठीक है। तो किसको तशबीह दी गई है? गुल व गुंचा को तशबीह दी हुई। किससे तशबीह दी हुई है? वो मुशब्बा कहलाता है। किससे तशबीह दी गई है? जाम व मीना से तशबीह दी गई है। अब उसकी वजह तशबीह क्या है? क्यों ऐसा कहा गया है कि गोलो गुंचा जाम व मीना है? सुराही की अगर आप बनावट देखें, जाम की अगर आप बनावट देखें, तो बहुत खूबसूरत नज़ाकत वाली होती है। तो गुल और गुंचा को भी जाम व मीना की जो तशबीह दी गई, उनकी खूबसूरती नज़ाकत बनावट की वजह से दी गई। और यहाँ पर हरफ तशबीह कौन सा इस्तेमाल किया गया? सूरत। सूरत कहते हैं मानिंद को, तरह को, ठीक है। ये हो गया पहला मिसरा। दूसरे मिसरे में आइए, रविश अक्स सब्जा से है जू नक्श मीना। अब यहाँ पर किसको तशबीह दी गई है? अक्स सब्जा को तशबीह दी गई है। किससे तशबीह दी गई? नक्श मीना, सुराही के नक्श निगार के जैसा। सब्जा जो है, हरियाली जो है, सुराही की तरह नजर आ रहे हैं। उसकी भी क्यों दी गई? बनावट उसकी, इस वजह से, बनावट की वजह से क्या की? तशबीह दी गई। और यहाँ पर हरफ तशबीह कौन सा है? जू। तो इस तरीके से खाका बनाकर आपने क्या करना चाहिए? उसकी वजाहत भी करनी चाहिए।
تب جا کے آپ کو تشبیہ کا جو تصور ہے بہت واضح طور پر سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اگلے سرگرمی نظم میں ہوا، پھول اور باغ کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ لکھیے. دیکھیے ہوا کے لیے کیا استعمال کیا گیا؟ نسیم سحر اور صبا بھی استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. باغ کے پھول کے لیے کیا استعمال کیا ہے؟ گل استعمال کیا ہے. اور کچھ ہے کہ دیکھ لو آپ. باغ کے لیے چمن ہے، گلزار ہے، گلشن ہے. یہ الفاظ کیا ہے؟ باغ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ذیل کے ہم معنی الفاظ نظم سے تلاش کر کے لکھو. ایک لفظ دیا ہوا ہے یہاں پر، اس کے ہم معنی لفظ آپ کو تلاش کرنا ہے. جیسے خوشبو، اس کے لیے کون سا لفظ دیا ہوا ہے؟ عطر. پرندوں کی چہکار، کون سا لفظ دیا ہے اس کے لیے؟ سفیر نوازاں. تازگی، تراوت، باغ دوڑ، گریبان خاطر. ٹھیک ہے. بلبل کی جمع نادل، بار بار یعنی دمادم. ان الفاظ کے معنی کیا کرنا ہے آپ کو؟ تلاش کر کے لکھنے کے. فکر مند، کیا لفظ ہے اس کے لیے نظم میں آیا ہوا؟ آشفتہ. ٹھیک ہے. باغ کی منظر نگاری اپنے الفاظ میں کیجیے. دیکھو نظم میں نا شاعر نے باغ کی منظر نگاری کی ہے. گل و لالہ کہا ہے، نسیم و شمیم کہا ہے نا، پرندوں کی چہکار کا استعمال کیا گیا ہے. تو ایک خوبصورت منظر ہے. تو آپ اب کیا کیجیے؟ اپنے الفاظ میں باغ، جو شاعر نے جس باغ کا ذکر کیا ہے اس کو اپنے الفاظ میں آپ بیان کیجیے. ٹھیک ہے. میں یہاں پر دیکھیے میں نے لکھا ہے ایک نمونے کے طور پر، لیکن آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. تو کیا کہا ہے؟ موسم بہار دل کو تازگی بخش رہا ہے. باغ کی ہوائیں خوشبودار ہیں جو دوستوں اور ساتھیوں کو کیا کر رہی ہیں؟ لطف بخش رہی ہیں. باغ کا ہر ایک پھول کلی جام و مینا کی مانند ہے نا، یعنی جو اس کی طرف دیکھے مدمست ہو جائے، اس کی خوبصورتی سے مسحور ہو جائے. چاروں طرف سبزہ چھایا ہوا ہے، وہ بھی اتنا خوبصورت ہے کہ جیسے سراہی کے نقش و نگار لگ رہے ہیں. بلبلوں کی آواز یعنی پرندوں کی چہکار ہر غم اور پریشانی کو کیا کرتی ہے؟ دور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. نظم سے زیر اضافت والی ترکیبیں تلاش کر کے لکھیے. اب زیر اضافت کس کو کہیں گے؟ کہ مرکب الفاظ ہے، کہ دو الفاظ کو زیر سے جوڑا گیا ہے. بہت ساری اضافت والی ترکیبیں ہیں اس نظم کے اندر. میں نے کچھ لکھا ہے، آپ باقی کی تلاش کر کے آپ کو بھی لکھنا ہے. جیسے صحن چمن ہے نا، دیکھیے صحن کے بعد زیر لگا دیا گیا اور دوسرا لفظ اس کو جوڑا گیا. صحن چمن، میل دل، دید سرو و سمن، گریبان خاطر، بہار گل و لالا، نسیم سحر، بیض چمن، مست مینا، دہ دل، فصل بہارا، جان یارا، صورت جام و مینا، عکس سبزہ، سفیر انادل، سیر چمن، اہل برگ و نوا، مفلس بندے دام انا، سیر گلشن. اس کے علاوہ بھی اور ہیں، اس کے علاوہ بھی اور ہیں. آپ لکھیے آگے کی. ٹھیک ہے. نظم کی وجہ سے ہوا کے متعلق رواخان. دیکھو ہوا کے لیے کون کون سے الفاظ آئے ہوئے ہیں وہ لکھنا ہے. جیسے مست مینا بوئے سمن، ہوا میں کیا ہے؟ پھولوں کی خوشبو ہے نا. لطف بخشندہ جانے یارا، ہوا کیا کرتی ہے؟ خوشبودار ہوا دوستوں کو لطف بخشتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور آئے مستانہ پھرتی صبا، یہ کس سے متعلق الفاظ ہیں؟ ہوا سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کچھ فقرے دیے ہوئے ہیں. نظم سے اس کے لیے کیا ترکیب استعمال ہوئی؟ جیسے صبح کی خوشبودار ہوا، اس کے لیے کیا ہے؟ نسیم سیاح. باغ میں عطر جیسی خوشبو پھیلانے والا، بیض چمن ہے نا. دوستوں کی جان کو لطف دینے والا، لطف بخشندہ جانے یارا. مال و متا والے، اہل برگ و نوا، دکھ درد کے جال میں پھنسے ہوئے، مفلس بندے دام انا. اس طریقے سے یہاں پر ہم لوگوں نے مشقی سرگرمیاں حل کی ہیں. آپ اس کو لکھیں، آپ اس کو سمجھیں اور خوبصورت خوشخط لکھنے کی آپ کیا کریں؟ کوشش کریں. ٹھیک ہے. اگلے ویڈیو میں ہم اگلی نظم کی طرف جائیں گے. امید ہے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آ رہے ہیں. آپ ضرور اس کو دیکھیں اور اگر کوئی پریشانی ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں اور آسان کرنے کی ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کو کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ.